नेपोलियन हिल जब एक छोटा बच्चा था तब उसे एक बहुत सक्सेसफुल आदमी जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेजी ने अपने सक्सेस के राज उसके साथ शेयर किए थे। यह एक ऐसे राज हैं जिसकी बदौलत कोई भी साधारण आदमी अपने प्रोफेशन और कैरियर में बहुत सक्सेसफुल हो सकता है। नेपोलियन हिल इन सभी सीक्रेट्स को अपने रीडर्स के साथ शेयर करना चाहता था, इसीलिए इन सीक्रेट्स को उसने एक किताब के रूप में लोगों के सामने प्रेषित किया है। इस किताब में पढ़ने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि नेपोलियन हिल ने 500 लोगों का पर्सनल इंटरव्यू लिया और उनसे बहुत सारे सवाल पूछे। उन सभी सवालों के पूछने के बाद नेपोलियन हिल ने 13 ऐसे मॉडल्स डेवलप किए जिनको इम्प्लीमेंट करके कोई भी अनपढ़ या कम पढ़ा लिखा इंसान बहुत अमीर और सक्सेसफुल बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत शानदार किताब थिंक एंड ग्रो रिच, जिसको नेपोलियन हिल ने लिखा है कि फुल ऑडियो फाइल लेकर उम्मीद करता हूँ ये किताब आपके जीवन में एक बहुत बड़ी वैल्यू ऐड करेगी। इस किताब में नेपोलियन हिल ने ऐसे सीक्रेट्स को शेयर किया है जिनको यदि आप अपने जीवन में स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप जीवन के हर एक पहलू में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज अभी जो आप बुक सुनने वाले हैं, ये वो बुक है जो दुनिया में बहुत से लोग दिन रात पढ़ते हैं, सुनते हैं, ताकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए प्रोग्राम कर सके। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बुक लिखी कैसे गई थी और इसके पीछे कितनी सारी मेहनत की गई है? वैसे इस बुक के ऑथर है नेपोलियन हिल। नेपोलियन हिल को उस वक्त अमेरिका के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान एंड्रयू कार्नेगी ने बुलाया और कहा कि मैं दुनिया को एक अमीर बनने का सीक्रेट और उसकी फिलॉसफी देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए कम से कम 20 साल का समय लग सकता है। तो क्या तुम मेरे लिए 20 साल तक काम करोगे? लेकिन तुम्हें कोई सैलरी या पैसा वैसा नहीं मिलेगा। मुझे अभी के अभी हाँ या ना में जवाब दो। अब ये सब सुनकर के तो पहले नेपोलियन हिल को कुछ समझ ही नहीं आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर दुनिया का सबसे अमीर आदमी मुझे कुछ कह रहा है तो मुझे ये काम कर ही लेना चाहिए, और नेपोलियन हिल इस काम के लिए मान गए। उसके बाद एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को उस वक्त के बहुत फेमस लोगों से मिलवाया और कहा कि मैं जानता हूँ कि ये सब फ्यूचर में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हैं। जाओ पता करो कि इन सब में क्या कॉमन है और ये अमीर कैसे बने। इनमें सबसे पहला नाम था हेनरी फोर्ड का। आई होप हम सब जानते हैं कि मिस्टर फोर्ड कौन है, और अगर नहीं जानते हैं तो उनकी फोर्ड गाड़ियां तो पक्के से जानते ही होंगे। इसके बाद वो और भी फेमस लोगों से मिले जिनमें अलेक्जेंडर ग्राहम, थॉमस एडिसन जैसी पर्सनैलिटीज शामिल थी। और 20 सालों की मेहनत के बाद नेपोलियन हिल ने ये बुक पब्लिश की और हमें कई सारे स्टेप्स के थ्रू बताया कि एक कॉमन आदमी किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, अपना माइंडसेट चेंज कर सकता है और अमीर बन सकता है। सो आई होप आप एक्साइटेड होंगे नेपोलियन हिल की 20 साल की मेहनत को सुनने के लिए, यानी उनकी बुक मास्टरपीस थिंक एंड ग्रो रिच को सुनने के लिए। तो आइए इस सफर का हिस्सा बनते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस किताब के बारे में। एक इंसान जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोची। हमारे विचारों में अनलिमिटेड पावर होती है। अगर इन विचारों में पर्पस और मजबूत इरादे जुड़े हुए हों तो आप अमीर बन सकते हैं और वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। एडविन सी बर्न्स ने ये खोज निकाला कि कैसे विचार यानी कि थॉट्स की पावर से अमीर बना जा सकता है। इस खोज में सक्सेस पहली कोशिश में हासिल नहीं हुई, बल्कि धीरे धीरे हासिल हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस इच्छा से हुई जो उन्हें महान एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए चैन से सोने नहीं दे रही थी। बर्न्स के उस विल पावर की सबसे बड़ी बात ये थी कि वो क्लियर थे कि उन्हें एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के ऑफिस में काम करना है। अब बर्न्स की कहानी को ध्यान से सुने कि उनकी सोच हकीकत में कैसे बदली। फिर आपको वो 3 नियम बेहतर तरीके से समझ में आएंगे जो आपको अमीर बनाते हैं। जब बर्न्स के मन में ये विचार कौन था, तब वो इस हालत में नहीं थे कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उनके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली तो ये कि एडिसन से उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी और ना ही एडिसन उन्हें जानते थे। दूसरा ये कि उनके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा ही नहीं था कि वो ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये सारी चुनौतियां इतनी बड़ी थी कि ज्यादातर लोगों के कॉन्फिडेंस को डगमगा दी और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। लेकिन उनके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। उन्होंने ठान ली थी और हार नहीं मानी।
बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से सफर करके ईस्ट ऑरेंज तक पहुंच गए। उन्होंने एडिसन की लेबोरेटरी में खुद का परिचय दिया और कहा कि वो इस इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आए थे। काफी समय के बाद एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस तरह किया था। वो मेरे सामने एक आम टूरिस्ट की तरह खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे का तेज देखकर ये पता चल गया था कि वो जिस कारण से यहाँ पर आया है उसके लिए पक्का इरादा करके आया है। इतने सालों के एक्सपीरियंस में मुझे ये नॉलेज हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे सक्सेस को पाकर के ही रहना है। धीरे धीरे उसके काम ने ये भी साबित कर दिया कि मैंने उसे मौका देकर के कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उन्होंने इस बारे में सोचा कि उन्हें एडिसन के साथ में काम करना है। तो इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर थॉट की पावर की ये बात हर रीडर तक पहुंच जाए तो उन्हें पूरी किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बर्न्स अपने पहले ही इंटरव्यू के बाद एडिसन के बिजनेस पार्टनर नहीं बन गए थे, बल्कि उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम सैलरी में काम करने का मौका दिया गया था। ये काम ऐसा था जो एडिसन के लिए ज्यादा काम का नहीं था, पर बर्न्स के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इस मौके ने बर्न्स को अपने होने वाले पार्टनर को अपनी बिजनेस स्किल दिखाने का मौका दिया था। उनके होने वाले पार्टनर वहाँ पर उनके काम को परख सकते थे। कई महीने बीत चुके थे, पर ऐसा कुछ भी खास नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस गोल तक पहुँच सके जो उन्होंने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा था। पर उनके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था जिसका रिजल्ट बाद में निकला। पर तब तक वो सबकॉन्शियसली एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनने के अपने विचार पर और भी जोर देकर सोचने लगे थे। साइकोलॉजिस्ट ने ये सही कहा है कि जब भी कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वो हकीकत में आपके सामने आ जाता है। बर्न्स पूरी तरह एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार थे और वो तब तक अड़िग खड़े रहे जब तक उन्होंने वो हासिल नहीं कर लिया जिसे वो इतने समय से खोज रहे थे। उन्होंने कभी भी इस बात पर विचार नहीं किया कि इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं तो चलो सेल्समैन की जॉब आसानी से मिल जाएगी। बल्कि उन्होंने ये विचार किया कि मैं यहाँ पर एडिसन के साथ बिजनेस करने के लिए आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक मैं इस मकसद में जीत नहीं जाता, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं पर गुजारनी पड़े। ये सच है कि अगर आप एक पर्पस को लेकर के पूरी जिंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को ये बात पता नहीं थी, लेकिन उनकी मजबूत विल पावर और पक्के इरादे ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके उन्हें वो मौका दिला दिया था जिसकी वो तलाश कर रहे थे। वैसे मौकों की खास बात ये होती है कि ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से भी ये मौके आने लगते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि मौकों की ये चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई बार तो दुर्भाग्य और कुछ पलों की हार के रूप में भी हमारे सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि ज्यादातर लोग इन मौकों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टार्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बर्न्स को बस इसी मौके की तो तलाश थी। उन्होंने इस मौके का जमकर फायदा उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। ये वो मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ 2 ही लोग एक्साइटेड थे, एक तो बर्न्स और दूसरा उस मशीन को बनाने वाला। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को पूरे देश के मार्केट में डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस बिजनेस की सक्सेस ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स, यानी कि एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। ये बिजनेस डील इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत अमीर बना दिया, पर इससे ज्यादा उन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप ठान ले तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना पैसा कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर यह अनुमान है कि उस समय उन्होंने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी अमाउंट रहा हो, ये उस नॉलेज के सामने फीकी पड़ जाती है जिन रूल्स की मदद से, जिन नियमों की मदद से बर्न्स ने वो हासिल किया था जो वो असल में चाहते थे। बर्न्स ने तब ये सोच लिया था कि उन्हें एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है,
जब उनके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि वो इस थॉट